पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की इस पूरे वीडियो में हम लोग जो कृतिका का बुक है उसमें आग लगाने वाले हैं। अगर सीधे साधे मतलब में समझाओ तो आज की इस एक वीडियो में हम लोग पूरे कृतिका बुक के जितने भी चैप्टर्स है ना, सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में लाइन बाय लाइन एनिमेटेड वे में कवर करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो वीडियो है ना, ये उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जिनका एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है या दरवाजे पे नॉक कर रहा है। तुम लोगों को कृतिका का कोई भी चैप्टर अब सर्च करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना एंड कृतिका का पूरा पोर्शन तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एंड हाँ यार, उन स्टूडेंट जिनको ग्रामर की टेंशन है वो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि कल से ग्रामर की भी वीडियोस मैं चैनल पे ला रहा हूँ। हमारी ग्रामर की सीरीज से जरूर जुड़ना एंड ग्रामर में ट्रस्ट मी फुल मार्क्स तुम लोग ले आओगे। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारी कृतिका बुक का सबसे पहला चैप्टर या कह सकते हो सबसे पहला स्टोरी, जिसका नाम है माता का आंचल। तो कहानी बहुत ही ज्यादा इजी है एंड वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड सबसे पहले तुम लोग मिल लो इस कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूं शिव पूजन सहाय, इस पार्ट का लेखक। और इस पार्ट में मैं तुम लोगों को अपनी बचपन की कहानी के बारे में बताऊंगा कि बचपन में मैं अपने पिताजी के दिल के बहुत ज्यादा करीब था और ज्यादातर समय पिताजी के साथ ही बिताया करता था। लेकिन जब मुसीबत आती थी तो झटपट से मैं अपनी माता के पास जाकर छिप जाया करता था। तो पूरी कहानी उसी के बारे में है। और इस पार्ट में मैं तुम लोगों को यह भी बताऊंगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ कितना ज्यादा खेला कूदा करता था। सिंपली यानी कि सिंपल भाषा में समझ जाओ कि ये जो पूरा पार्ट होने वाला है वो मेरे बचपन के बारे में होने वाला है। और जो भी चीजें मैं बताऊंगा या वीडियो में तुम लोग सुनोगे ना, वो सारी बचपन की मेरी कहानी है। हेलो, मैं हूं शिव पूजन शिवाय का पापा, यानी कि तुम्हारे लेखक का पिताजी हूं मैं। हेलो, मैं हूं तुम्हारी लेखक की माँ। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, इसके मेन प्लॉट्स को बहुत ही अच्छे से समझाएगा। मेरे पिता सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ जाया करते थे। माता से मेरा केवल दूध तक का ही नाता था, इसलिए मैं अपने पिताजी के साथ चौकी में बाहर सोया करता था। पिताजी मुझे अपने साथ ही नहलाया करते थे और साथ ही में पूजा करने भी बैठा दिया करते थे। पूजा करने बैठाने के समय मैं उन्हें तिलक लगाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। थोड़ा हंसकर थोड़ा गुस्सा करके वो आखिर में मुझे त्रिपुंड लगा दिया करते थे। मेरे बचपन में लंबे लंबे बाल थे, इसलिए पिताजी मुझे प्यार से भोलानाथ कह के पुकारा करते थे। लेकिन मेरा असली नाम तारकेश्वर नाथ था और मैं पिताजी को प्यार से बाबूजी कह के पुकारा करता था और माता को मैं मैया कह के पुकारा करता था। जब लेखक के पिता रामायण का पाठ किया करते थे तो लेखक भी उनके बगल में बैठा करते थे एंड उनके पास जो आईना रखा हुआ रहता था उसमें अपने मुंह को वो निहारा करते थे जब उनके पिताजी रामायण का पाठ कर रहे होते थे। और जब पिताजी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते थे तो वो थोड़ा लजाते हुए शर्माते हुए उस आईने को नीचे रख दिया करते थे। और जो उनके पिताजी थे वो भी इस बात को देखकर इस बात पे मुस्कुराने लगते थे। लेखक के पिता जो रामनामा बही होता है, जो कि एक किताब है, उसमें 1000 बार राम राम लिखा करते थे। फिर वो 500 बार छोटे छोटे कागज के टुकड़े में राम नाम लिखा करते थे, उसे आटे की गोलियों में लपेट दिया करते थे और गंगा माँ की तरफ निकल पड़ते थे। उस समय भी लेखक अपने पिताजी के कंधे में बैठे हुए रहते थे। फिर वो उन आटे की गोलियों को वहां जाकर यानी कि गंगा माँ के पास जाकर मछलियों को चारा के रूप में खिला दिया करते थे। एंड फिर लौटते वक्त वो लेखक को झुके हुए डाल पर बैठाकर झूला भी झुलवाया करते थे। यार यहाँ तक वीडियो को अगर देख लिया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी बाबूजी के साथ मैं कुश्ती भी लड़ा करता था और बाबूजी जानबूझ के हारने की नकल किया करते थे या एक्टिंग किया करते थे। मैं उनकी छाती पे तुरंत ही चढ़ जाया करता था और उनके मूंछों और दाढ़ी को जोर जोर से खींचने लगता था। पिताजी मेरे हाथों को वहां से हटाकर तुरंत ही चूम लिया करते थे। फिर वो खट्टा और मीठा चुम्मा भी मांगा करते थे और चुम्मा लेते वक्त वो अपनी दाढ़ी को बहुत ही जोर से मेरे गालों पे, मेरे सॉफ्ट गालों पे सटा दिया करते थे। मैं झुंझलाते हुए और गुस्से में उनके मूंछों और दाढ़ी को और जोर से खींचने लगता था और फिर वो बनावटी रोना रोने लगते थे। इस बात में मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। वो दोनों अब हंसते हंसते घर पहुंचा करते थे एंड घर जैसे ही वो आते थे तो साथ में चौकी पे बैठकर खाना खाया करते थे। जब खा खाकर जो लेखक है उनका पेट पूरी तरीके से भर जाया करता था तो लेखक के माता यानी कि लेखक की माँ उन्हें और खिलाने के लिए परेशान किया करती थी और बोला करती थी, आप तो बच्चे को 4-4 दाने का कोर खिलाते हैं, इससे बच्चे को लगता है कि बहुत ज्यादा उसने खा लिया है, लेकिन उसने तो ज्यादा खाया ही नहीं है। आपको खिलाने का ढंग नहीं पता है। बच्चों को भर मुंह और खिलाना चाहिए। देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ।
मर्दुओं क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ, इसका पेट मेरे हाथों से ही भरेगा। ये कहकर वो थाली में दही और चावल साना करती थी और अलग अलग जानवर के बनावटी नाम रख दिया करती थी हर एक कौर का, और फिर वो बोलती थी, बेटा जल्दी खा लो नहीं तो कौर उड़ जाएगा। पर मैं भी उन्हें इतना जल्दी चट कर जाता था, इतना जल्दी खा लेता था कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं दिया करता था। और फिर बाबूजी बहुत ही प्यार से बोला करते थे, बेटा तुम अब राजा बन चुके हो। ये सुनते ही मैं उठकर बहुत ज्यादा उछलने कूदने लगता था और फिर चौकी से उतरकर एक नकली लकड़ी के घोड़े को लेकर घर से बाहर निकल पड़ता था अपनी गली में। जब भी भोलानाथ यानी कि तुम्हारे लेखक मेरे हाथों में आया करते थे तो मैं उन्हें पकड़कर सबसे पहले उन्हें तेल लगाया करती थी। वो भी जोर जोर से रोने लगता था। उसका रोना सुनकर उसके पिताजी भी मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ती थी और मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। उसे तेल लगाकर उसकी चोटी बनाकर उससे एक टीका लगाकर कन्हैया के जैसे तैयार कर दिया करती थी और फिर छोड़ दिया करती थी। मैं भोलानाथ को अपनी गोदी में लेकर बाहर निकलता था और वो सिसकता रहता था, लेकिन जैसे वो अपने मित्रों को देखता था यानी कि अपने दोस्तों की टोली को देखता था तो वो रोना भूलकर मेरी गोदी से उतर पड़ता था और तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलने लगता था। लेखक अपने हमजोलियों यानी कि मित्रों के दल के साथ मिलकर अलग अलग तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि अलग अलग नाटक। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। अब चबूतरा क्या होता है? कोई भी चीज जो जमीन के हाइट से ऊपर हो उसे हम लोग बेसिकली चबूतरा कहते हैं। लेखक और उनके मित्र चबूतरे को खेलने के लिए यूज किया करते थे। उनके पिताजी जिस चौकी पर बैठकर नहाया करते थे यानी कि जिस पीढ़े के ऊपर बैठकर नहाया करते थे वो उन लोगों का रंगमंच बना करता था, या कह सकते हो कि वो लोग उसे स्टेज की तरह इस्तेमाल किया करते थे। उसे वो लोग नकली मिठाई दुकान भी बना दिया करते थे और वहाँ वो ढेले के लड्डू, पत्तों के पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियां, टूटे हुए घड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ वो उस दुकान पे सजाए करते थे, या कह सकते हो कि रखा करते थे। जस्ते यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को हम पैसे बना दिया करते थे। हम ही लोग दुकानदार भी थे और हम ही लोग खरीदार भी थे। बाबूजी भी कभी कभी आते थे हमारी दुकान पे, हमारी नकली दुकान पे, और कुछ खरीद लिया करते थे। कुछ ही देर में हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ाकर अलग अलग चीजों की हेल्प से, मदद से घरौंदा बनाने लगते थे। पानी के घी, धूल की आटा और बालू की चीनी से हम लोग जियोनार तैयार करते थे। जियोनार मतलब पार्टी यानी कि जियोनार का आयोजन किया करते थे और जियोनार में सभी लोगों को बुलाया करते थे। बाबूजी भी जियोनार में यानी कि पार्टी में तुरंत आ जाया करते थे और फिर उन्हें देखते ही मैं और मेरे सारे मित्र हंसते हंसते वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाया करते थे और पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट होने लगते थे। कभी कभी वो लोग बारात का भी जुलूस निकाला करते थे और बारात में बजाने के लिए अलग अलग चीजों को बैंड बाजा यानी कि अलग अलग चीजों को बैंड बाजा की तरह इस्तेमाल किया करते थे। टूटे चूहेदानी को वो पालकी बना दिया करते थे। लेखक समधी बनकर एक बकरे पे बैठ जाया करते थे और जो बारात होती थी वो चबूतरे की एक एंड से दूसरी एंड तक जाती थी और फिर रुक जाया करती थी। वहां वो दुल्हन को चारपाई पे बैठाकर वापस ले आया करते थे। वो लोग जैसे ही लौटते थे तो जो लेखक के पिताजी होते थे वो भी वहां पहुंच जाया करते थे और जो दुल्हन का दुपट्टा होता था उसे उठाकर दुल्हन का चेहरा देखने लगते थे। ये सारी चीजों को देखकर लेखक और लेखक के सारे मित्र बहुत ज्यादा शर्मा जाया करते थे और तुरंत ही वो सारी चीजें को छोड़कर वहां से भाग जाया करते थे। थोड़ी देर बाद फिर से लड़कों की एक मंडली जुटा करती थी। इकट्ठा होते ही सभी कोई प्लान बनाते थे कि इस बार खेती की जाए। चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़ पत्थर बीज बन जाते, मेरी थंब यानी कि जो थंब उंगली है वो हल का काम करती और इस तरह हम लोग खेती किया करते थे। बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से खेतों को जोते जाते थे, उसमें पानी पटाए जाते थे। फसल तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगता था और हाथों हाथ हम फसल को काट दिया करते थे। और इसी बीच पिताजी फिर से आया करते थे और पूछा करते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर क्या हम लोग जैसे तैसे अपने खेतों को उसी तरह छोड़कर हंसते हंसते वहां से भाग जाया करते थे। ऐसी ऐसी नाटक हम लोग बराबर किया करते थे और राह चलने वाले लोग भी हमारे नाटक को देखा करते थे। जब कभी हम लोग दूल्हे के आगे जाने वाली पालकी को देखा करते थे तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। अरे यार तुम लोग इसका भी मतलब मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो यार चलो आगे बढ़ते हैं और चैनल पे नए होगे तो यार अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। अब होता क्या है, इसी बात पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को एक दिन बहुत दूर तक दौड़ाते हैं और पत्थर भी हमारे पे फेंकते हैं। उसका चेहरा मुझे आज तक याद है। पता नहीं किस ससुर को ऐसा बेकार सा दामाद मिल रहा होगा। वैसे घोड़े मुंह वाला आदमी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो बच्चों पे पत्थर फेंकता हो।
आम की फसल के समय जब आंधी आया करती थी तो तुरंत ही आंधी खत्म होने के बाद लेखक और उनके मित्र आम खाने के लिए भाग जाया करते थे। अब एक दिन की बात है, होता क्या है कि जो लेखक और उनके मित्र होते हैं वो खेल रहे होते हैं आम की फसलों के पास। तुरंत ही बादल आसमान को घेर लेते हैं, घने बादल आसमान को घेर लेते हैं और वो बादल बहुत ज्यादा काले होते हैं। जोरदार हवा भी चलने लगती है। जो लेखक और उनके मित्र होते हैं वो तुरंत ही पेड़ से सट के खड़े हो जाते हैं ताकि वो बारिश में ना भीगे। बारिश खत्म होती ही जैसे ही वो लोग आसपास देखते हैं तो वो देखते हैं कि बारिश खत्म होती ही बहुत सारे बिच्छू बाहर आ गए हैं। वो उन बिच्छुओं को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी कि सभी जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ पड़ते हैं। अब होता क्या है कि रास्ते में उन लोगों को मूशन तिवारी मिल जाते हैं जो कि बूढ़े होते हैं एंड स्कूल के अध्यापक होते हैं, या कह सकते हो स्कूल के एक टीचर थे। अब बैजू जो कि लेखक के एक मित्र थे वो तुरंत ही उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं, बुढ़वा बेमान मांगे करेले का चोखा। अब इसका क्या मतलब होता है वो तुम लोग कमेंट करके बताना जिसको शुद्ध हिंदी पूरी अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा वो लोग कहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं, यानी कि बैजू ऐसा कहने लगता है तो उसका साथ देते हुए सारे बच्चों का झुंड जो होता है वो भी मिलकर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं इसी लाइन से। अब होता क्या है कि जो अध्यापक होते हैं यानी कि जो तिवारी जी होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं एंड सारे बच्चों को दौड़ाने लगते हैं। मूशन तिवारी सभी बच्चों को तो दौड़ाते हैं लेकिन उनके पकड़ में कोई भी नहीं आता है। सारे बच्चे तुरंत ही अपने अपने घर भाग जाते हैं और मूशन तिवारी के जो छात्र होते हैं वो मुझे घर से पकड़ के स्कूल ले जाते हैं। और उस समय जो गुरुजी होते हैं मूशन तिवारी होते हैं वो मेरी खूब खबर लेते हैं और मुझे बहुत ज्यादा डांटते हैं। पिताजी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि मुझे स्कूल ले जाया गया है तो वो तुरंत ही भागते भागते स्कूल आते हैं और फिर मुझे बचाते हैं और फिर वहां से ले जाते हैं। मैं पिताजी की गोद में बहुत देर तक सिसक सिसक के रोता रहता हूं और उनकी जो पूरी कमीज होती है वो भी भिंगा देता हूं। अब रास्ते में जाते वक्त मुझे फिर से मेरी दोस्तों की टोली दिख जाती है और मैं रोना भूलकर तुरंत ही पिताजी की गोद से उतरकर अपने दोस्तों के ग्रुप में जुट जाता हूं और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल पड़ता हूं। अब वो लोग दौड़कर मकई के खेत में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पे एक टीला था और टीले में छेद था और ऑब्वियसली वो छेद चूहे के लिए होगा, ठीक है। चूहा बेसिकली वहां रहता होगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं तुम लोगों को पता है, बहुत सारा पानी लाते हैं एंड सभी एक एक करके उसमें पानी डालते जाते हैं। पानी डालने के बाद बहुत देर तक वो पानी डालते जाते हैं एंड बहुत देर पानी डालने के बाद भी कुछ नहीं निकलता है और फिर वो लोग थक जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद तुरंत ही चूहा तो नहीं निकलता है लेकिन उसके जगह एक सांप निकल जाता है। सांप को देखते ही वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर सभी गिरते पड़ते तुरंत ही घर की तरफ भाग जाते हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा चोटें लगती है और बहुत सारी जगहों से खून भी निकल रहा होता है। मेरे पैरों में इतने सारे कांटे चुभे कि पूरे जो पैर है वो सूज गया था और पूरा छल्ली हो गया था। हम एक सुर पे बिना रुके हुए सीधे घर घुस जाते हैं। जो पिताजी होते हैं वो चौकी पे बैठकर हुक्का पी रहे होते हैं और माँ घर का काम कर रही थी। पिताजी ने मुझे बहुत ज्यादा रोका लेकिन पिताजी की बात मैं नहीं सुनता हूँ और तुरंत ही अपनी माँ के पास चला जाता हूँ। वहां जाकर मैं तुरंत ही उसके गोद में बैठ जाता हूँ और आंचल में जाकर यानी कि मेरी माता का आंचल में जाकर मैं छिप जाता हूँ क्योंकि मुझे उस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेखक की माँ अपने घर के सारे कामों को छोड़ देती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भी लेखक की हालत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। उसके साथ साथ जो पूरा घर होता है उसमें जो भी लोग होते हैं सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेखक की माँ उन्हें बार बार चूमने लगती है और पूछने लगती है कि बेटा आखिर क्या हुआ, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसी ने डांटा, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन लेखक इतने ज्यादा डरे हुए थे और इतना ज्यादा रो रहे थे कि वो उनके माउथ से यानी कि उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। बाबूजी मुझे अपनी गोद में लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उस समय, लेकिन मैं अपनी माँ का गोद नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे मेरी माता के आंचल में शांति की अनुभूति हो रही थी। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। कहीं पे भी डाउट होगा ना, कमेंट एरिया पूरा खुला है, कमेंट करके पूछना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और हाँ यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। अब तुम्हारे स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें देख लो। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ के फॉर्म में तुम लोगों को ग्रुप में इसके आंसर्स अवेलेबल होंगे। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पोपलोज, दिस इज योर ओनली आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी कृतिका बुक का एक बहुत ही इजी सा चैप्टर जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को तो छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुको मुको बैठो एंड आज की इस एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिल लेते हैं। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो।
हेलो, मैं हूँ मधु कांकरिया, इस पार्ट की लेखिका, और इस पार्ट में मैं तुम लोगों को अपनी सिक्किम की यात्रा के बारे में बताऊंगी। मैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाती हूँ एंड रास्ते में मैं जो जो चीजों के बारे में देखती हूँ, समझती हूँ एंड जो जो चीजें मैं देखती हूँ उसी के बारे में मैं तुम लोगों को पार्ट में बताऊंगी। हाय ब्रो, मैं हूँ जितेन नार्गी और इस चैप्टर में मैं एक गाइड के साथ साथ एक ड्राइवर हूँ। तो यार मुझे नहीं ना भूल गए तुम लोग, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पार्ट के मेन प्लॉट से रूबरू करवाएगा, यानी कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इस पार्ट के मेन प्लॉट्स। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो हमारा जो पार्ट है वो शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि जो लेखिका है हमारी, वो गैंगटॉक शहर की तरफ रात में देख रही होती है एंड ये जो शहर है वो लेखिका को बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा होता है, क्योंकि जो शहर था वो तारों के जैसा चमक रहा था, यानी कि टिमटिमा रहा था। ऑब्वियसली रात का टाइम था तो सारे घरों में लाइट्स चल रहे थे एंड लेखिका को यही सीन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है एंड लेखिका को लगता है कि ये जो रात है, ये जो गैंगटॉक का शहर है वो उन्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। अब सुबह का टाइम आता है एंड जो हमारी लेखिका है वो एक प्रेयर गाती है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दुरो प्रार्थना हमरा जीवन तुमरो कसौली। इस प्रार्थना का ये मतलब था कि अपने हाथों को अच्छे से जोड़ो और प्रार्थना करो कि हमारा जो जीवन है वो अच्छाइयों को समर्पित हो। ये जो प्रार्थना था, ये प्रार्थना लेखिका ने सुबह सुबह ही एक नेपाली युवती यानी कि एक नेपाली लड़की से सीखा था। अब हमारी जो लेखिका है वो हमें बोलती है, सुबह सुबह हम लोगों को यूमथांग के लिए निकलना था, लेकिन जैसी मेरी आंख खुलती है नींद से तो मैं तुरंत ही बालकनी की तरफ भागती हूँ झट से, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था कि बालकनी से कंचनजंगा आराम से दिख सकता है। हल्के हल्के बादल होने की वजह से मुझे कंचनजंगा नहीं दिख पाता है, लेकिन मैं बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों को देखती हूँ। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पे यूमथांग था, यानी कि घाटियां थी, जिसे हम लोग देखने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गी हमें बताते हैं कि रास्ते में हम लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर फूल देखेंगे एंड और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। अब हमारी लेखिका बहुत ही उत्साह से जो गाइड होता है उनसे पूछती है, क्या वहां बर्फ भी मिलेगी? चलिए तो अब वो लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और जर्नी शुरू करते ही सबसे पहले वो लोग पाइन और धूपी के नुकीले पेड़ों को देखते हैं, जो कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। वो लोग अब पहाड़ी रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। जो वहाँ के लोग थे वो बौद्ध धर्म को बहुत ही ज्यादा मानते थे, इसलिए उन्होंने जगह जगह पे सफेद और रंगीन पत्रिकाएं लगा के रखी थी। अब पत्रिकाएं का मतलब क्या होता है? सफेद और रंगीन झंडियां उन्होंने बहुत जगहों पे लगा के रखी थी, जो लेखक और उनकी टीम देखते हैं रास्ते में। अब जो गाइड होता है वो इन सफेद और रंगीन झंडियों के बारे में बताता है एंड इसका रीजन बताता है कि बौद्ध धर्म के लोग इसे आखिर जगह जगह पे क्यों लगाते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की यहाँ डेथ होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पे 108 सफेद झंडियां लगाई जाती है और वो उतारी नहीं जाती, बल्कि समय के साथ खुद ब खुद नष्ट होते जाती है। और कभी कभी कुछ नई कार्य का शुरुआत होता है, कोई अच्छा कार्य होता है तो शहर में रंग बिरंगे झंडियां लगाई जाती है। गाइड बोलता जा रहा था और हमारी जो लेखिका थी उनका जो नजर था वो जीप में लगी दलाई लामा की एक तस्वीर पे ही टिकी हुई थी। जो लेखिका थी वो ये जो तस्वीर है वो बहुत सारे दुकानों में भी देखती है एंड सेम तस्वीर दलाई लामा का उनकी जीप में भी लगी हुई थी। अब लेखिका वो जगह पे देखती है जहाँ पे फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। उस जगह का नाम था कविन लॉन्गस्टैंग था। अब हमारी जो लेखिका है वो एक स्मारक पत्थर देखती है। ये जो स्मारक पत्थर था ये लेप्चा और भूटिया नाम के दो ट्राइब के बीच की शांति वार्ता का शुरुआत स्थल था। अब मैं एक कुटिया में एक चक्र को देखती हूँ जो घूम रहा होता है और उसके बारे में मुझे जितेन कुछ ऐसी बात बताता है जिसे मैं सुन के शॉक्ड हो जाती हूँ। ये प्रेयर व्हील है और इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं जिंदगी के। धीरे धीरे वो लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे एंड जो सारे घर थे ऊंचाई से वो उन लोगों को छोटे छोटे दिख रहे थे और हिमालय जो था वो लोगों को बड़ा दिख रहा होता है। रास्ते छोटे छोटे और घुमावदार होने लगे, बीच बीच में वो लोग रंग बिरंगे फ्लावर्स भी देखते हैं। उन लोगों का जीप कच्चे पक्के रास्ते से होता हुआ हरियाली वाले रास्ते से आगे बढ़ रहा था और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेखिका बोलती है, इतने अच्छे दृश्य को देख के सारे सैलानी खुशी खुशी गाना गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं चुपचाप अपनी सीट में बैठी होती हूँ। मैं सिर्फ खिड़की से बाहर सुंदर सुंदर दृश्यों को देख रही होती हूँ। मैं अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाल कर देखती हूँ कि बहुत ही सुंदर सुंदर पर्वत है। मैं अलग अलग झरने को देखती हूँ, मैं सुंदर आसमान को देखती हूँ, मैं तिस्ता नदी को देखती हूँ और ये सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी दे रही होती है। मुझे हिमालय को सलाम देने का भी मन करता है और तभी अचानक जीप रुकती है और हमारे सामने सेवन सिस्टर वाटरफॉल था। सारे लोग जीप से उतरकर फोटो क्लिक करने में बिजी हो जाते हैं। मैं एक पत्थर पे जाती हूँ जो सेवन सिस्टर फॉल के पास था, वहाँ जाती हूँ, उस पर बैठ जाती हूँ और प्राकृतिक दृश्यों का मजा लेती हूँ। जैसे ही मैं अपने पैरों को पानी में डालती हूँ तो मेरा जो दिल होता है वो काव्यमय हो जाता है। सत्य और सौंदर्य को भी छूने लगता है मेरा दिल। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं एंड रास्ते में फिर वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो और भी मनमोहक दृश्य देखते हैं। कहीं हिमालय की शोभा हरी थी तो कहीं पीली थी और कई जगहों पे जो हिमालय का शोभा था वो पथरीली दिख रही थी उन लोगों को। अब अचानक क्या होता है जानते हो? अब अचानक पूरे एटमॉस्फेयर को यानी कि पूरे पहाड़ों को बादल ढक देते हैं, यानी कि घने बादल पूरे पहाड़ों को घेर लेती है एंड फिर कुछ देर बाद जब बादल छटते हैं तो लेखिका के सामने बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। लेखिका को यह दृश्य देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड फिर उसे लगता है कि वो ईश्वर के यानी कि भगवान के बहुत ज्यादा पास है। ऑब्वियसली पास तो है ही, कुछ भी 19-20 हुआ बस लेखिका
समझ जाओ। तो वो तो पास है ही एक तरह से देखोगे। तो लेखिका भी वही बोल रही है कि उन्हें लगता है, उस वातावरण को देखकर लेखिका को लगता है कि वो ईश्वर की बहुत ज्यादा पास है। इस वातावरण को देखकर जो लेखिका है वो सुबह वाला प्रेयर फिर से रिपीट करने लगती है और गाती है, साना साना हाथ जोड़ी, और आगे पूरा प्रेयर वो गा लेती है। ठीक है, अब लेखिका पहाड़ी औरतों को देखती है जिनके हाथों में हथौड़े होते हैं एंड वो हथौड़े से मार मार के पत्थरों को तोड़ रही होती है एंड रास्ता बना रही होती है। कई औरतों की पीठ पे तो बच्चे भी टंगे हुए थे एंड वो लोग बहुत ही मेहनत से अपने काम को कर रहे थे। इसे देखकर लेखिका को थोड़ा बुरा लगता है कि वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं एंड इन पहाड़ी औरतों को तो बहुत कम वेजेस में इतना मेहनत वाला काम करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ती है लेखिका और हमें बताती है कि यानी कि जो चैप्टर है उसमें हम आगे बढ़ते हैं और बताया जाता है कि वो लोग धीरे धीरे करके और ऊंचाइयों में बढ़ते जा रहे थे। अब वो लोग 7-8 साल के पहाड़ी बच्चों को देखते हैं जो स्कूल से लौट रहे थे एंड उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। हर रोज ये जो बच्चे हैं वो 3 किलोमीटर पहाड़ में चढ़कर स्कूल जाते हैं पैदल। अब गाइड से मनी, जो कि उन लोगों की दोस्त थी एंड साथ ट्रैवल कर रही थी, वो गाइड से पूछती है, क्या यहाँ पे एक भी स्कूल बस नहीं है? मैडम, ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है। यहाँ पे केवल एक ही स्कूल है और जिन बच्चों को पढ़ना होता है उन्हें कोई भी हालत में इसी स्कूल में एडमिशन लेना होता है। और ये जो बच्चे हैं, बहुत सारे इनमें से जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने के बाद शाम में काम करने भी जाएंगे, और मैं भी अपने बचपन में काम करने जाता था स्कूल के बाद। खतरा अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगता है। जो रास्ते थे वो और ज्यादा छोटे होते जाते हैं एंड बस जीप जितना ही जाने का रास्ता बचता है एंड उसमें ही जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। कई जगहों पे वार्निंग बोर्ड्स भी लगी हुई थी एंड उसमें लिखा हुआ था, ध्यान से सावधानी से चले, बच्चे आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। तो तुम लोग एक बात बताओ कि अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसके घर में बच्चे कैसे इंतजार करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना तुम लोग। एंड हाँ यार, अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? इंतजार कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि भैया सब्सक्राइब कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा और आगे बढ़ने पे वो लोग याक को देखते हैं एंड अब सूरज ढल रहा था, यानी कि शाम हो रहा था और शाम से अब अंधेरा हो रहा था। वो लोग पहाड़ी औरतों को देखते हैं जो अपनी गायों को चराकर वापस घर ला रही थी एंड अपने सर पे कईयों ने बहुत सारा वुड बांध कर रखा था एंड वो अपने घर ले जा रही थी उन लकड़ियों को। फिर वो लोग चाय बागान देखते हैं एंड चाय बागान पे वो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर युवती वहां पे काम कर रही होती है, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहां काम कर रही थी। तो यार अब आगे लेखिका बोलती है, युमथांग जाने के लिए हम लोगों को लायुंग नाम का एक बस्ती में रुकना पड़ता है रात में। ये जो बस्ती थी ये बहुत ही ज्यादा शांत थी। तीस्ता नदी के साइड में एक लकड़ी का घर था, उस लकड़ी के घर में ही हम सभी लोग रुकते हैं। मुंह हाथ धोकर मैं तीस्ता नदी के किनारे पे बिखरे पत्थरों में जाकर बैठ जाती हूँ। सामने बहुत ही ऊंचाई से झरना नीचे गिर रहा होता है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही होती है वहाँ पे, पेड़ पौधे उस हवा में झूम रहे थे। अब लेखिका सोचती है कि हमारी नई पीढ़ी ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है एंड उन्होंने ये काम बहुत ज्यादा गलत किया है। अब वो तीस्ता नदी के पास बैठकर प्रार्थना भी करती है और उसके बाद उस लकड़ी के घर में वो लोग रात भर डांस भी करते हैं। लायुंग की सुबह बहुत ही ज्यादा शांत थी। लेखिका अकेली ही टहलने निकल जाती है एंड वो सोचती है कि शायद उन्हें बर्फ भी मिल जाए रास्ते में, लेकिन वहां पे बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। वो लोग सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पे थे, तो तुम लोग इमेजिन कर लो कि कितनी ज्यादा हाइट पे थे वो लोग इस वक्त। अब लेखिका को घूमते हुए एक नौजवान लड़का देखता है और उन्हें बोलता है, पॉल्यूशन के चलते दिन ब दिन यहाँ पे स्नोफॉल कम होते जा रही है। अगर आपको स्नोफॉल या फिर बर्फ देखना है तो आप कटाव चली जाओ। वो भारत का स्विट्जरलैंड है और यहाँ से 500 फीट की ऊंचाई पे है और करीब यहाँ से आप ट्रैवल करके जाते हो तो 2 घंटे का समय आपको लगेगा। आप वहाँ जा सकती हो अगर आपको बर्फ देखना है तो। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना में जो लेखिका है वो डिसाइड करती है कि वो कटाव जाएगी एंड वो लोग कटाव के रास्ते पे फिर सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। कटाव का जो रास्ता था वो और ज्यादा खतरनाक था, रास्ते और ज्यादा छोटे छोटे थे एंड रास्ते में बहुत ज्यादा फॉग था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी एंड बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण जो जितेन था वो गाड़ी बहुत ही मुश्किल से चला रहा था, यानी कि अंदाजे से चला रहा था। जितेन लगभग में अपने अनुमान से गाड़ी चला रहा होता है क्योंकि बादलों ने सभी कुछ, आकाश, पेड़ पौधे, माउंटेन सभी कुछ ढक दिया था। बादलों को चीरते हुए हमारी जीप आगे की ओर बढ़ रही थी। एक गलती होती और हम सब मारे जा सकते थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि इस सिचुएशन पे हमारी सांस लेने की आवाज को छोड़कर आसपास कोई भी जीवन नहीं था। थोड़ी ही दूर दूर पे अलग अलग चेतावनी लिखी हुई थी। अब आधे रास्ते बाद जो धुंध होता है वो हट जाता है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि हमें दूर से बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे। अब जितेन एक्साइटेड होकर बोलता है, सब कोई देखिए कितना ताजा बर्फ है यहाँ पे, लगता है रात में ही बर्फबारी हुई है। अब वो लोग जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ पूरे साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। पहाड़ पे जो बर्फ था वो चांदी की जैसी चमक रहा होता है। अब हमारी जो लेखिका है वो अपने सिर को विंडो से बाहर निकालती है, यानी कि जीप के विंडो से बाहर निकालती है एंड दूर दूर के नजारों का मजा लेती है। अब चमत्कार होता है और हल्का हल्का जो बर्फ होता है वो गिरना शुरू हो जाता है और वो जो बर्फ था वो मोतियों के जैसा चमक रहा होता है। जितेन अब गाना गाने लगता है और सभी सैलानी तुरंत ही जीप से उतरते हैं और वो लोग बर्फ में लोटपोट हो जाते हैं, यानी कि बर्फ में खेलने लगते हैं।
घुटनों तक बर्फ थी और वो जो बर्फ था वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। बहुत सारे सैलानी लोटपोट होने लगते हैं बर्फ में, बहुत कोई फोटो खिंचवाने लगते हैं, यानी कि प्राकृतिक दृश्य का फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेखिका का भी मन था कि वो भी बर्फ में लोटपोट होए, बर्फ में खेले, बर्फ में दौड़े, लेकिन जो लेखिका थी उनके पास जूते नहीं थे जिससे वो बर्फ पे चल सकती थी। यानी कि समझ सकते हो कि बर्फ पे चलने वाले उनके पास जूते नहीं थे। लेखिका अब इन सारे दृश्यों को अपने अंदर समा लेना चाहती थी और फिर वो मन में ही सोचती है कि इसी सराउंडिंग में रह के हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। अब मनी बोलती है, देखो प्रकृति भी कितने नायाब ढंग से सारी चीजों का इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में पानी को स्टोर कर लेती है और यही बर्फ गर्मियों में पिघल जाती है एंड फिर यही बर्फ से सारे एशिया को पानी मिलती है। वहां नजदीक में ही चीन का बॉर्डर था। अब लेखिका जो है वहां जाके सैनिकों से भी मिलती है एंड उन्हें देखकर लेखिका थोड़ा भावुक भी हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो सैनिक है वो कितने ठंड में, कितने हार्श कंडीशन में हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। अब कटाव से युमथांग के लिए लेखिका का सफर शुरू होता है और फिर वो युमथांग के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो प्रियोता और उडैंड्रो के सुंदर सुंदर फूल देखती है। युमथांग कटाव जितना सुंदर बिल्कुल भी नहीं था। तब हमारी लेखिका को समझ आता है और महसूस होता है कि मंजिल से ज्यादा रोमांचक मंजिल तक का सफर होता है। मैं वहाँ पे अब एक सिक्किम की लड़की से मिलती हूँ जो अपने आप को इंडियन बोलकर संबोधित करती है और इसे सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि लोग अपने आप को केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रख रहे थे। अब लौटते वक्त मैं पहाड़ी कुत्तों को भी देखती हूँ। अब जितेन बताता है सबको, आगे पत्थर में गुरु नानक जी की फुटप्रिंट्स भी है और माना जाता है कि उनके प्लेट से एक दाना चावल नीचे गिर गया था, जिसके कारण यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। जानते हो तुम लोग, यहाँ पे नदी, पहाड़, प्रकृति सभी चीजों की पूजा की जाती है एंड उन्हें पूजा जाता है। युमथांग पहले टूरिस्ट प्लेस नहीं था। कैप्टन शेखर दत्ता के सुझाव पे ही इसे टूरिस्ट प्लेस बनाया गया और यहाँ के अलग अलग रास्तों को ढूंढा गया। लेखिका अब लेखिका अब अपने मन में सोचती है कि मनुष्य की यही असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है और फिर जीप आगे बढ़ जाती है और हमारी जीप यहीं पे रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को चैप्टर पूरा क्लियर आउट हो गया होगा। कहीं पे भी दिक्कत होगा कमेंट करके पूछना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे अच्छे से कर लेना। आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे कृतिका बुक का आखिरी पार्ट, दैट इज मैं क्यों लिखता हूँ। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की इस एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड सबसे पहले तुम लोग मिल लो इस पार्ट के मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हाय, मैं हूँ तुम्हारे इस पार्ट का लेखक अज्ञेय और मैं तुम लोगों को इस पार्ट में ये बताऊंगा कि आखिर मैं लिखना क्यों शुरू करता हूँ एंड आखिर कोई भी जो लेखक होते हैं, रचनाकार होते हैं, वो क्यों लिखते हैं आखिर। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझाएगा। तो अब हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा पार्ट है, वो शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। ये क्वेश्चन सुनने में तो बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, बहुत ही ज्यादा इजी लगता है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि इसका सही आंसर लेखक के अंदरूनी लाइफ यानी कि अंदर के जीवन से संबंध रखता है। इसका रीजन कुछ शब्दों में बताना इजी तो नहीं है, पता नहीं पॉसिबल भी है कि नहीं है। बस इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ के बारे में तुम लोगों को बताया जा सकता है। विशेष रूप से ऐसी चीजें तुम लोगों को बताया जा सकता है जो कि तुम्हारे लिए फ्यूचर में काम आ सकती है एंड जिससे तुम्हें कुछ ज्ञान मिल सकता है। इसका एक जवाब ये है कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं सकता है और रियलिटी में सही आंसर, सच्चा आंसर यही है। लिखकर ही लेखक अपने अंदर की व्यवस्था को पहचानते हैं, जिसके कारण उन्होंने लिखा है और लिखकर ही वो मुक्त हो जाते हैं। मैं भी उस अंदर की व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, अलग होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, सभी लेखक कृतिकार नहीं होते हैं, ना ही उनके सारे राइटिंग्स कृति होते हैं। कृतिकार का मतलब होता है लेखक या रचनाकार। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ निबंध लिखने आता है हिंदी में, ठीक है, तो हम लोग निबंध को अपने वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेस में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखते हैं उसे बहुत ही अच्छे से, ठीक है, मार्क्स के लिए लिखते हैं हम लोग बेसिकली, तो उसे लिखते हैं तो हम लोग एक रचनाकार नहीं कहलाने लगेंगे। उस तरह तो दुनिया में रचनाकार की कोई कमी नहीं होगी, हर एक व्यक्ति रचनाकार बन जाएगा। रचनाकार वो इंसान होता है जो कोई भी चीज को फील करे, इमेजिन करे एंड उसके बारे में बहुत ही अच्छे से लिखे, उसे हम लोग रचनाकार कहते हैं या लेखक कहते हैं। अब हम लोगों को आगे पार्ट में बताया जा रहा है कि दो प्रकार की व्यवस्था के चलते कोई भी लेखक अपनी राइटिंग्स को लिखता है।
पहला है हम लोगों का आंतरिक विवशता, सेकेंड है हम लोगों का बाहरी विवशता। अब आंतरिक विवशता का क्या मतलब होता है? बेसिकली ऐसी चीज जो तुम लोगों को अंदर से मोटिवेट कर रही है या फिर तुम लोगों को पुश कर रही है कि तुम्हें बेसिकली ये काम करना है, तो उसे हम लोग आंतरिक विवशता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी राइटर को अंदर से कुछ मोटिवेट कर रहा है, भाई हमको लिखना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोटिवेट कर रहा है, तुम लोगों के कमेंट्स करते मोटिवेट कि भैया और वीडियोस लाइए, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, ये सब तुम लोग लिखते हो, तो अंदर से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है। उसे बेसिकली आंतरिक विवशता मैं अपने लिए कह सकता हूँ। वैसे ही हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ आंतरिक विवशता होता है, वैसे ही लेखक की लाइफ में भी पहला आंतरिक विवशता अंदर से आता है एंड सेकेंडली जो बाहरी विवशता होता है, यानी कि बाहर की जो एक्सटर्नल फैक्टर जो तुम्हें पुश करती है कुछ करने के लिए, उसे हम लोग बाहरी विवशता बोलते हैं। किसी भी लेखक के लाइफ में बहुत सारी बाहरी विवशता होती है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि संपादकों का आग्रह, यानी कि बुक लिखवाने वालों का आग्रह, प्रकाशक का प्रेशर एंड तीसरी चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मनी फैक्टर। ठीक है, कोई भी लेखक तीसरी चीज के लिए बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर के लिए काम करते हैं तो वो है मनी, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कोई भी लोग काम करते हैं तो वो मेनली मनी के लिए ही करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कृतिकार ईमानदारी से भेद बनाए रखते हैं कि कौन सी कृति अंदर की प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का फल है। हमारी दूसरी बात यह है कि कोई भी बाहर का दबाव रियल में असली दबाव नहीं होता है। वो मानो कि अंदर का जो टैलेंट होता है कोई भी लेखक का, वो उसे और ज्यादा बढ़ा देता है एंड मोटिवेट करता है कि कोई भी लेखक और ज्यादा लिखे, या कह सकते हो कि अंदर की लिखने की इच्छा जगा देता है ये सब। यहाँ पे कृतिकार का स्वभाव और सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुछ ऐसे आलसी लेखक भी होते हैं जो बिना एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बिना बाहरी दबाव के कुछ लिख ही नहीं पाते हैं। इसी के सहारे उनके अंदर की विवशता स्पष्ट होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि कोई बेड पे सोया है और सुबह सुबह का टाइम है, तो वो तब तक नहीं उठता है जब तक उसका मोबाइल अलार्म नहीं देता है या फिर उसका क्लॉक जोर जोर से बजता नहीं है। वो तब तक नींद खुलने के बाद भी सोया हुआ रहता है। हालांकि उसका नींद खुल जाता है लेकिन वो अलार्म का वेट करते रहता है। तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि तुम लोगों में से ऐसा कौन कौन करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाठ में आगे लिखा हुआ है कि इस प्रकार कोई भी कृतिकार बाहरी एक्सटर्नल पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो जाता है। वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाते हैं। उसे लेखक एक सहायक यंत्र यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर के जैसा काम में लाते हैं अपने फील्ड में। मुझे इस सहारे की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे इन सब सहारों से कोई दिक्कत भी नहीं है। ये अंदर की व्यवस्था आखिर क्या होती है, इसे समझाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन उदाहरण की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से तुम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए हमारे जो ऑथर है यानी कि हमारे जो लेखक है वो तुम्हें इसके बारे में एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो अब लेखक बोलते हैं, अपनी एक कविता का मैं चर्चा करूं जिससे तुम लोगों को सारी बात बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी एंड क्लियर आउट हो जाएगी। देखो, मैं बचपन से ही साइंस का विद्यार्थी रहा हूं एंड मैंने सारी पढ़ाई साइंस के सब्जेक्ट से ही की है। मुझे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और रेडिएशन के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी एंड पता है। तो अब होता क्या है कि हिरोशिमा में जैसी बॉम्ब गिरता है, यानी कि अमेरिका जैसी एटम बॉम्ब हिरोशिमा में गिराता है एंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान होता है, तो उसका न्यूज मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में। मैंने एटम बॉम्ब के प्रभाव के बारे में पढ़ा, यानी कि इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ा एंड मैंने ये भी पढ़ा एंड देखा कि आज तक जो लोग हैं वो इस एटम बॉम्ब के चलते सफर कर रहे हैं हिरोशिमा में। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति विद्रोह स्वाभाविक था किसी के भी अंदर, इसलिए मुझे भी गुस्सा आता है ये सारी चीजें को देखकर। इसलिए मैंने उस बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर कुछ अपना दुख प्रकट करने के लिए और गुस्सा प्रकट करने के लिए कुछ लिखता हूँ, लेकिन खुद महसूस करके लिखने वाले हिस्से में मैं लैग कर जाता हूँ, यानी कि मुझे वो फीलिंग नहीं आ पाती है जब तक मैं कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ। इसलिए इस विषय में मैं कोई भी कविता नहीं लिखता हूँ। जब इंडिया में वॉर का टाइम था तब पूर्वी हिस्से में जो सैनिक थे वो ब्रह्मपुत्र नदी में बार बार बॉम्ब ब्लास्ट कर करके ढेर सारी मछलियों को मारते जा रहे थे एंड वो बेफिजूल की बहुत सारी मछलियों को मार रहे थे। उन्हें जरूरत बहुत कम मछलियों की थी अपने पेट को भरने के लिए, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट जब भी होता था तब ढेर सारी मछलियां उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारी जा रही थी, वो भी बेफिजूल की। इसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा अंदर से दुख होता है, पीड़ा होती है, दर्द होती है, और इसे मैं एटम बॉम्ब वाली इंसिडेंट से रिलेट करके वहां के दुख को, उस दुख को रिलेट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे भी मछलियां बेफिजूल की मरी थी और एटम बॉम्ब के चलते भी बहुत सारे लोग बेफिजूल में मारे गए। अब लेखक को एक दिन जापान जाने का मौका मिलता है एंड तब वो हिरोशिमा भी जाते हैं एंड फिर वो वहां के हॉस्पिटल भी विजिट करते हैं। वो देखते हैं कि रेडियम पदार्थ से पीड़ित लोग आज भी हॉस्पिटल में कष्ट से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से लेखक को सामने से अनुभव हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है रियलिटी में।
अब एक दिन मैं हिरोशिमा में घूमने के लिए ऐसे यूं ही टहलने के लिए निकलता हूँ। मैं एक जला हुआ पत्थर को देखता हूँ जिसमें पत्थर में एक लंबी उजली सी परछाई थी। मैं उसे देखते ही समझ गया कि जब एटम बॉम्ब गिरा होगा हिरोशिमा में तो कोई इंसान उस पत्थर के पास खड़ा होगा और पलक झपकते ही वो वेपराइज हो गया होगा, वो तुरंत ही हवा में उड़ गया होगा, लेकिन उसकी जो शैडो है वो वहीं पे रह गई होगी। और इसी ट्रेजेडी के बारे में इस पत्थर में लिखा हुआ है। उस छाया को देखकर हमारे लेखक को ऐसा लगता है कि किसी ने उनके गाल में जोर से थप्पड़ मारा हो। मैं फील करता हूँ कि उस टाइम उसे कितना ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा हुआ होगा। लिटरली मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा खराब लगता है उसे देखकर, उस शैडो को देखकर, एंड मुझे लिटरली रोने का भी मन करता है। लेकिन क्या कर सकते थे, अब जो हो गया उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसी से लेखक के अंदर की व्यवस्था जागी और फिर वो भारत लौटते वक्त ट्रेन में बैठकर एक कविता लिखते हैं इसके बारे में। कविता अच्छी थी या खराब थी इससे लेखक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजों को देखकर लेखक के अंदर जो अनुभूति उत्पन्न हुई वो सच्ची थी और यही उनके निकट की बात है। इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है, लाइन बाय लाइन। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा तुम लोगों को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ। अब तुम्हारी स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्हें देख लो, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर चाहिए होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया देन उसे भी फॉलो कर लेना वहाँ पे मुझे, ठीक है। उसका भी लिंक पिन है कमेंट एरिया में और डिस्क्रिप्शन में। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।